नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। भारत में जो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, क्या योग्यता है, कैसे निर्वाचन होता है, कैसे उसका नामांकन होता है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे जो राजनीति के जानकार हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं, वो भी इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। आखिर जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डालते हैं, क्या उन सभी लोगों के वोट की वैल्यू समान होती है? जैसे मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश से कोई अगर वोट कर रहा है, या कोई मेघालय से कर रहा है, कोई सिक्किम से कर रहा है, तो क्या दोनों लोगों के वोट की वैल्यू एक ही होगी? ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, संविधान में इसके लिए क्या कानून है, तो इन्हीं सब चीजों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर ए के वर्मा हैं, जो कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में राजनीति विज्ञान के एचओडी रह चुके हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। तो हम उनसे समझेंगे कि पूरी राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यह है कि जो भारतीय संविधान है उसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आखिर कानून क्या है? उनका तीन प्रकार की चीजें हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव को प्रभावित करती हैं। पहला तो भारत का संविधान है, जिसका अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति की प्रक्रिया को निरूपित करता है कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। लेकिन केवल संविधान में तो बहुत मोटी मोटी चीजें होती हैं, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को निर्धारित करने के लिए कानून बनाया गया 1952 में, जो वोट की बहुत सारी चीजों को गाइड करता है। तो दूसरा कानून है जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लॉ है 1952 में। और तीसरा कानून बनाया गया जो कि कुछ और प्रक्रियाओं को या और रूल्स को बताता है, 1974 में बनाया गया। तो इस प्रकार संविधान का अनुच्छेद जो है वो 54, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो लॉज हैं 1952 में बनाए गए वो, और 1974 में जो उस संबंध में रूल्स निरूपित किए गए, ये तीन विधिक प्रावधान हैं जिनका निर्वाचन आयोग ध्यान रख के पूरी राष्ट्रपति की संवैधानिक प्रक्रिया को संचालित करता है। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होना हो तो इसके लिए मिनिमम योग्यताएं क्या है? योग्यता और अयोग्यता दोनों चीजें क्या है? कौन खड़ा हो सकता है? संविधान में मूल रूप से 3 या 4 योग्यताएं बताई गई। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की समस्त योग्यताएं रखता हो। ये 3 प्रमुख जो है योग्यताएं। लेकिन उस पर बंदिश ये है कि वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लेकिन संविधान 5 लोगों को इसका अपवाद मानता है। अगर राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़े तो वो लड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव का पद हुआ। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र और राज्य के सभी मंत्री, ये 5 कैटेगरी के लोग लाभ के पद पे रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये अयोग्यता है कि कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये अगर कोई राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है तो जो नामांकन की प्रक्रिया है, वो नामांकन की प्रक्रिया क्या है? एक्चुअली इसमें होता यह है कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, जैसे 24 जुलाई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो नियम ये कहता है कि उसके कार्यकाल समाप्त होने के 60 दिन पूर्व, है ना, के बाद निर्वाचन आयोग कभी भी अधिसूचना जारी कर सकता है, जो निर्वाचन आयोग ने कर दिया हुआ था। और नामांकन की प्रक्रिया में पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग केवल नेम सेक के लिए राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी हो जाते थे। पहला चुनाव हुआ और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने पर्चे भर दिए, क्योंकि उस समय कोई सख्त प्रावधान नहीं थे। बाद में देखा गया कि इसको कैसे रोका जाए। तो अब जो वर्तमान प्रावधान है, संक्षेप में वो ये है कि किसी भी प्रत्याशी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। मतलब 100 आपके पास एमएलए और एमपी होंगे तब आप प्रत्याशी बन सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी प्रावधान है कि आप 1 से ज्यादा नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, अधिकतम 4 नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो उसमें 15,000 रुपए की वो भी सिक्योरिटी भी देनी होती है हर प्रत्याशी को। लेकिन सिक्योरिटी का तो कोई मतलब नहीं है, 15,000 रुपए बहुत कम है। प्रमुख जो अवरोध है वो ये है कि 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए। और उस पर बंधन ये है कि अगर आपने किसी भी प्रत्याशी के किसी भी नामांकन पत्र पे प्रस्तावक या समर्थक बन गए तो उसके दूसरे प्रस्तावक और समर्थक आप नहीं बन सकते, और न ही किसी अन्य उम्मीदवार के प्रस्तावक और समर्थक बन सकते हैं।
तो इस प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया होती है। और अगर कोई चुनाव हार जाता है और सारे मतों का, वैध मतों का 1/6 से उसको ज्यादा नहीं मिलता, तो उसकी जमानत भी जब्त हो जाती है। अच्छा, इसमें जो एक सबसे अहम सवाल है, जैसे मान लीजिए किसी जिले में चुनाव होता है तो जिला अधिकारी सामान्य तौर पे रिटर्निंग ऑफिसर होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे जब चुनाव होता है उसके लिए होता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? पंकज, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को ये सवाल पता भी होगा और पूछना कैसे तुम्हारे मन में आया भी ये सवाल। एक्चुअली रिटर्निंग ऑफिसर के संबंध में ये प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा, है ना, संसद के 2 सदन हैं, इसके जो महासचिव होते हैं वो बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। जैसे कि जब प्रणब मुखर्जी साहब का चुनाव हुआ था पिछला 2012 का, तो उस समय राज्यसभा के जो महासचिव थे वो रिटर्निंग ऑफिसर थे, और इस बार उनका क्रम नहीं है, इस बार लोकसभा का महासचिव राष्ट्रपति पूरे चुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर होता है। लेकिन चूंकि वो पूरे देश में चुनाव होता है, सारे राज्यों में चुनाव होगा, अर्थात 29 राज्यों में, और दिल्ली और पांडिचेरी के भी विधानसभाओं को भी मान्यता है राज्य की, तो 31 राज्यों में भी हमें चाहिए होंगे रिटर्निंग ऑफिसर। तो वहां की जो विधानसभाएं होती हैं उनके जो सचिव होते हैं वो भी उसके रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। अच्छा, एक बहुत साधारण सा सवाल है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। आम लोग यही समझते हैं कि हम तो वोट देते नहीं हैं और भारत के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव हो रहा है, तो जनता उसमें कैसे इन्वॉल्व होती है? मतलब जनता तो वोट करती नहीं है डायरेक्ट, तो कौन लोग वोट करते हैं और उसमें जनता का योगदान क्या होता है? एक्चुअली ये प्रश्न बहुत अहम इसलिए है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत के पूरी संवैधानिक प्रणाली का, राजनीतिक प्रणाली का, संसदात्मक प्रणाली का सबसे बड़ा पदाधिकारी है। और राष्ट्रपति है वो एक पूरे देश में एक होता है, और वो पूरी जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन जनता को डायरेक्ट उसको नहीं चुनना होता है, जनता उसको 2 प्रकार से चुन सकती है, 2 प्रकार से चुनती है। जैसे कि ये जनता है, तो जनता एक तो संसद के लिए अपने एमपी चुनती है, और दूसरा संसद के राज्यों की विधानसभाओं के लिए एमएलए चुनती है। तो जनता ने एक संसद के लिए अपना प्रतिनिधि चुना और दूसरा एमएलए के लिए प्रतिनिधि चुना, और ये जो है ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनता सीधे राष्ट्रपति को तो नहीं चुन पाती, लेकिन वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति को चुनती है। इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अच्छा, मेरा छोटा सवाल इसमें ये है कि जो लोग मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या उनको वोट डालने का अधिकार होता है? क्योंकि वो तो मनोनीत होते हैं, और सबसे अहम बात यह है ना कि राष्ट्रपति ही उन्हें मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति जिन लोगों को मनोनीत करता है, ऐसा माना जाता है कि अगर वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे तो हो सकता है कि राष्ट्रपति को ही, जो जिन्होंने उसको मनोनीत किया, उसी को चुनाव में कुछ फेवर करें। इसलिए किसी भी मनोनीत सदस्य को, चाहे वो राज्य का हो, राज्य की विधानसभा में हो, और चाहे वो केंद्र में, संसद में, किसी भी सदन में हो, न तो राज्यसभा में और न लोकसभा में, किसी भी मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं। अच्छा, जब संविधान बनाने वालों ने जब संविधान बनाया तो राष्ट्रपति, जो कि एक बहुत बड़ा पद था, भारत का सबसे बड़ा पद है, तो उसके निर्वाचन के लिए उन्होंने किन सिद्धांतों का ध्यान रखा? अगर सिद्धांतों की बात की जाए तो। हाँ, एक्चुअली था क्या कि जब बात हो रही थी, तो अब होता क्या है कि अब जनता, तो देखो ये एक प्रकार से हम देखें तो 2 तरह से जनता अपने को विभक्त करती है। एक तो हम मानते हैं कि ये पूरा देश है, ठीक है ना, भारत, जिसको हम भारत कहते हैं, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास 29 राज्य हैं, ठीक है, और प्लस इसमें दिल्ली और पांडिचेरी है, ठीक है। तो टोटल ये जो 31 राज्य हैं जिनको राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो ये भी तो जनता है। पूरी जनता देश में रहती है और पूरी जनता राज्यों में रहती है। तो हमारे जो संविधान बनाने वालों थे उन्होंने संघात्मक प्रणाली, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, संघात्मक प्रणाली बनाई। तो उनके मन में ये था कि हम कोई ऐसी नायाब व्यवस्था बनाएं कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में समानता हो, जहां तक मतों का सवाल। अर्थात एक राज्य में एमएलए होता है, तो अगर मान लीजिए ये यूपी का एमएलए है,
और ये सिक्किम का एमएलए है। ठीक है ना, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि यूपी के एमएलए का मत सबसे ज्यादा होता है और सिक्किम के एमएलए का मत सबसे कम होता है। तो अब ऐसा इसलिए है कि यूपी एक बड़ा राज्य है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश की। तो अगर सिक्किम के भी एमएलए को उतना ही वेटेज मिलेगा जितना पे कि उत्तर प्रदेश के एमएलए को मिलेगा, तो ये तो असमानता हो जाएगी। इसलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने पहला सिद्धांत तो ये बनाया कि राज्यों के बीच में परस्पर समानुपात होना चाहिए, जहां तक उनकी जनसंख्या का सवाल है। दूसरा, उन्होंने ये भी बनाया कि कभी ऐसा न हो देश में कि सारे राज्य उपेक्षित हो जाए और केवल संसद जो है राष्ट्रपति को चुन ले, या कभी ऐसा ना हो जाए कि संसद उपेक्षित हो जाए और सारे राज्य मिलकर राष्ट्रपति को चुन ले। इसलिए उन्होंने एक ऐसा बनाया कि जो संघ है और जो हमारे 29 राज्य हैं या 31 राज्य हैं, इनके बीच में एकदम संतुलन बराबर बना रहे। अर्थात केवल संघ राष्ट्रपति को नहीं चुन सकता, केवल सारे राज्य मिलकर राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते, इनके बीच में भी संतुलन स्थापित किया गया है। तो दो प्रकार के ये संतुलन हमारे संविधान बनाने वालों ने बनाया। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे कहा कि उत्तर प्रदेश और सिक्किम का आपने जिक्र किया कि वोट वैल्यू का जिक्र किया, तो एक बात में जो मुझे समझ में आई कि दोनों राज्यों में वोट वैल्यू से बराबर नहीं है। तो एक सांसद या एक विधायक का वोट कैसे निकालते हैं, उसके वोट की वैल्यू कैसे होगी? एक्चुअली ऐसा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है जनता तो करती नहीं है, तो उसको करता कौन? तो उसको जो करता है उसको हम निर्वाचक मंडल कहते हैं। और इस निर्वाचक मंडल में सभी निर्वाचित एमपीज होते हैं, और एमपीज में लोकसभा के भी सदस्य आ जाएंगे और राज्यसभा के भी सदस्य आ जाएंगे। ठीक है ना, निर्वाचित सदस्य मनोनीत हैं। और इसी प्रकार से समस्त राज्यों के निर्वाचित एमएलए आ जाएंगे। ठीक है, अर्थात ये जो 29 राज्य और दिल्ली और पौंडीचेरी के एमएलए हैं ये आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन सारे निर्वाचित एमपीज और सारे निर्वाचित एमएलए मिलकर करते हैं, और इनकी जो संयुक्त संस्था होती है, ये संयुक्त संस्था, इसको हम राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहते हैं। अब इस निर्वाचन मंडल में एक बड़ी अहम बात यह है कि किसी एमएलए के मत का मूल्य कैसे निकाला जाए। जैसे कि अभी आपने बताया कि भाई एक राज्य छोटा है, एक राज्य बड़ा है, तो छोटे और बड़े दोनों राज्यों का तो वोट एक सा नहीं हो सकता, तो कैसे निकाला जाए, इसके लिए हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। और संविधान में बताया है, संविधान में बाकायदा इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि कैसे किसी राज्य के एमएलए का वोट निकाला जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं इसी चार्ट के माध्यम से कि कैसे उत्तर प्रदेश के एमएलए का वोट निकाला जाएगा। इसका संविधान में फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला ये है कि राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित एमएलए की संख्या, और जो कुछ भी आता है भागफल में हम 1000 का फिर भाग दे देते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बताना है, ये जो जनसंख्या है राज्य की, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या को 2011 की जनसंख्या नहीं लिया जाएगा। संविधान में 84वां संशोधन किया गया था, और 84वां संशोधन करके ये कहा गया था कि जब तक 2026 की मतगणना के बाद से मतगणना नहीं हो गया था, 2026 की मतगणना के बाद 2031 में मतगणना होगी, जनगणना। तो जब तक 2031 की जनगणना नहीं हो जाएगी, उसके आंकड़े नहीं आ जाएंगे, तब तक हर राज्य की जनसंख्या 1971 के जनगणना के आधार वाली ही मानी जाएगी। अर्थात 1971 में यूपी की जनसंख्या क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। 1971 में यूपी की जनसंख्या थी 8,38,49,905। ठीक है, और आज की तारीख में इसमें कितने एमएलए हैं निर्वाचित? 403। और इनको हम पुनः किससे भाग देंगे?
1000 से भाग देंगे। जब हम भाग देते हैं तो ये संख्या आती है 208। ठीक है, आप इसको भाग देके देखिएगा तो ये संख्या 208 आती है। तो ऐसे निकाल लिया उत्तर प्रदेश के। इसी प्रकार से जैसे सिक्किम का हमने उदाहरण दिया, तो 1971 में सिक्किम की जनसंख्या क्या थी? 1971 में सिक्किम की जनसंख्या थी बहुत कम, और आज की तारीख में वहां पे केवल 32 निर्वाचित एमएलए हैं, और इसको हमने 1000 से पुनः भाग दिया तो ये आती है केवल मात्र 7। तो अब आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के एमएलए के मत का मूल, एक एमएलए के मत का मूल है 208, और वहीं सिक्किम के एक एमएलए का मत है केवल 7। ये आपको लगेगा कि ये तो बड़ा अत्याचार है, एक एमएलए का मूल्य 7 और एक एमएलए का 208, लेकिन इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश का एक एमएलए बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो उतनी बड़ी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व देने के लिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए हर एमएलए के वोट का वजन भी ज्यादा होना चाहिए राष्ट्रपति को चुनने में। और कोई एमएलए अगर छोटी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका वजन कम होना चाहिए, जो कि पहला सिद्धांत यहाँ पे हमने देखा था कि भाई एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में पैरिटी होना चाहिए। ये नहीं कि छोटा राज्य है वो भी उतना ही वजनदार हो और जो बड़ा राज्य है उतना ही वजनदार हो। तो बड़े राज्य के एमएलए का वजन ज्यादा और छोटे राज्य के एमएलए का वजन कम होता है। इस प्रकार से ये जनसंख्या का मसला है जो कि एमएलए की जनसंख्या निकाली जाती है। अब अगर आपको सारे राज्यों की एमएलए की जनसंख्या का अगर अध्ययन करना है तो इसको आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करें तो ये सारे राज्यों की जनसंख्या और सारे राज्यों में एक प्रकार से हर राज्य के एक एमएलए के मत का मूल्य इसमें दिया गया है, और उस राज्य के सभी एमएलए के मतों का जो मूल्य है वो भी इसमें दिया गया है। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो 31 राज्य हैं, और 31 राज्यों में अगर ये सिक्किम, ये दिल्ली और पांडिचेरी को जोड़ लेते हैं तो 31 राज्य हैं, और 31 राज्यों में आज की तारीख में जो सारे जो एमएलएज हैं और उन सारे एमएलएज के मतों का जो मूल्य है वो 4120 एमएलए माने जाते हैं कि सारे राज्यों में इसमें हैं, और इनके कुल मतों को अगर देखा जाए तो 549495, ये अर्थात 5,49,495, ये सारे राज्यों के 4120 एमएलए के कुल मतों का योग है। तो अब एक तो ये चीज हो गई। अब इतने पे गाड़ी तो अभी रुकी नहीं, क्योंकि आपके एमएलए के मतों का तो आपने मूल्य निकाल लिया, लेकिन एमपीज का क्या होगा? एमपीज के मत का मूल्य कैसे निकलेगा? अब एमपीज के मत का मूल्य जैसे कि मैंने बताया कि अगर सारे राज्यों के मतों का मूल्य इतना है तो संघ के भी जितने एमपीज हैं, सारे राज्यसभा के और लोकसभा के जितने भी एमपीज हैं, उनके भी मतों का मूल्य इतने के बराबर होना चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग इन मतों में लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनके मतों का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो एक एमपी का मूल्य निकाला जाता है। अगर आप भाग दे दें तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543, और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 233। आप पूछेंगे 233 क्यों? राज्यसभा में तो केवल 12 ही लोग मनोनीत होते हैं, तो 238 होना चाहिए, लेकिन 5 वैकेंसी चल रही है इस समय। तो राज्यसभा में इस समय 5 वैकेंसी है, तो टोटल राज्यसभा के सदस्यों की संख्या इस समय 233 है। तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 776। ठीक है ना? ठीक है, जोड़िए। हाँ, जोड़, ठीक है, 776 है। तो एक एमपी के मत का मूल्य निकालने के लिए, एक एमपी के मत का मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 549495 में हमें भाग कितने से देना पड़ेगा? 776 से, और ये कितना आता है? 800, और देखें 7, सॉरी, ये आएगा 708।
तो अब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एमपी के मत का मूल्य 708 है, तो लगभग 776 एमपी के मत का मूल्य भी इतना ही लगभग हो जाएगा रफली। हाँ, तो इस तरीके से जो दोनों के मत हैं लगभग ये आप कह सकते हैं कि बराबर है। अर्थात एक प्रकार से अगर रस्साकसी कीजिए, सरल भाषा में अगर हम कहें, और रस्साकसी अगर हो और सारे एमपीज एक तरफ खड़े हो जाएं और सारे एमएलए एक तरफ खड़े हो जाएं, तो राष्ट्रपति को कोई भी खींच नहीं पाएगा। इस प्रकार से हमारे संविधान बनाने वालों ने राज्य के बीच में भी पैरिटी स्थापित की, समानुपातिक, और संघ और राज्य के बीच में भी पैरिटी स्थापित की। अच्छा, एक सवाल और है। अभी जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ था हाल ही में, तो ईवीएम पे काफी सवाल उठे थे। तो क्या ईवीएम का प्रयोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए होता है? तो फिर कैसे होता है? फिर ईवीएम का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं होता है। बड़ा अच्छा ये सवाल पूछा आपने। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है, और मजेदार बात यह है कि बैलेट पेपर के रंग भी अलग होते हैं, क्योंकि मिल जाएगा ना कभी कभी। तो निर्णय लिया है हमारे लोकसभा के जो वो है महासचिव जी कि जो सांसद होंगे उनके मतों का रंग हरा होगा, और जो एमएलए हैं उनके मतों का रंग गुलाबी होगा। और अच्छी बात यह है कि जो सांसद हैं उनका तो चाहे वो अरुणाचल के सांसद हो, चाहे वो सिक्किम के हो, चाहे नागालैंड के, चाहे यूपी के, सबके मतों का मूल्य कितना होगा? 708। एमपी के मत का मूल्य फ्लैट होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो एमपी है, उसका तो मत एक राष्ट्रीय आधार पर निकाला गया है। एमपी के मत का मूल्य कॉमन है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं और गुलाबी बैलेट पेपर आपका, और कहीं सिक्किम वाले का भी गुलाबी बैलेट पेपर है, और दोनों मिक्सअप हो गए, तो ऐसा ना हो कि एकदम बराबर वोट काउंट कर लिए जाए। इसलिए सिक्किम के प्रत्येक एमएलए को जो बैलेट पेपर दिया जाएगा उस पे 7 की संख्या लिखी रहेगी, अर्थात उस सिक्किम वाले के बैलेट पेपर का मूल्य 7 होगा। उत्तर प्रदेश को का जो एमएलए होगा उसको जो बैलेट पेपर दिया जाएगा उस पे बाकायदा 208 लिखा रहेगा, अर्थात उसके बैलेट पेपर का वजन 208 माना जाएगा, जिससे कि कोई घातमेल नहीं हो पाता है। अच्छा, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मान लीजिए कि अभी एनडीए ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस ने भी खड़ा किया, तो क्या ये अपने जो इनके वोट हैं, इनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके लिए व्हिप जारी कर सकती है कि आपको इन्हीं को वोट करना है? नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप इसलिए नहीं जारी हो सकता है कि जो अनुच्छेद 54 है संविधान का, वो कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो गुप्त मतदान प्रणाली से होगा। तो जब गुप्त मतदान प्रणाली से होगा तो व्हिप का कोई मतलब ही नहीं, किसी को पता ही चलेगा। मैं मान लीजिए कांग्रेस का सदस्य हूँ, भाजपा का सदस्य हूँ, सपा का हूँ, बसपा का हूँ, तो हमारी पार्टी व्हिप जारी करती रहे, लेकिन हम गोपनीय ढंग से तो कुछ भी मतदान कर सकते हैं। तो इसलिए ना तो व्हिप जारी हो सकता है, और जब व्हिप ही नहीं जारी हो सकता तो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान भी इस पर लागू नहीं होते हैं। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं भारत में कि सारे काम तो प्रधानमंत्री करता है, फिर संविधान बनाने जिन्होंने बनाया उनको राष्ट्रपति पद की जरूरत क्यों पड़ी? जब प्रधानमंत्री सब कुछ करने के लिए है तो आखिर देश को राष्ट्रपति क्यों चाहिए? ये मेरा सवाल है आखिरी। संसदात्मक शासन प्रणाली में एक्चुअली ऐसा होता है कि एक वास्तविक प्रधान होता है और एक नाम मात्र का प्रधान होता है। ये इंग्लैंड में जैसे प्रणाली चलती है ना, तो इंग्लैंड में तो महारानी है, वो तो अनुवांशिक आधार पे है। अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, अगर प्रधानमंत्री मर गया, अगर प्रधानमंत्री को हटा दिया गया, तो अचानक ही देश में वैक्यूम हो जाएगा, तो वहां तो महारानी होती है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपॉइंट कर लेगी। लेकिन भारत जैसे देश में, भारत में तो लोकशाही है, भारत में राजतंत्र तो है नहीं। मान लीजिए प्रधानमंत्री, इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के पद में रिक्ति आ जाती है, तब तो पूरे देश में तहलका मच जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी का जब एसेसिनेशन हुआ था, तो एसेसिनेशन तो सुबह 10 से 11 बजे हुआ था। इंदिरा गांधी को सबको पता था कि इंदिरा गांधी मर गई है, लेकिन घोषणा शाम को 5 बजे तब हुई जब राजीव गांधी ने टेक ओवर कर लिया प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि देश में एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और राष्ट्रपति ने उनको अपॉइंट किया एक नए प्रधानमंत्री के रूप में। तो यहाँ पे संवैधानिक प्रधान एक होता है और नाम मात्र का प्रधान होता है, जिसको कि हम राष्ट्रपति कहते हैं, और एक वास्तविक प्रधान होता है जो कि प्रधानमंत्री है। तो ये संसदात्मक व्यवस्था की। थैंक यू सर। मेरे साथी डॉक्टर ए के वर्मा। उम्मीद है कि आपको राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है, संविधान क्या कहता है, निर्वाचन कैसे होता है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।